Hello guys, this is B. Chaudhary. Welcome to my channel Numerical की पाठशाला. Today we discuss the new topic of chapter vector. वेक्टर चल रहा है तो वेक्टर में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे. लेक्चर 2 है आपका और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर की कि वेक्टर को ऐड कैसे करना है. वैसे देखो नॉर्मली वेक्टर का जो एडिशन है अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट से ऐड नहीं कर सकते, तो उसको ऐड करने का जो तरीका है वो क्या है, कैसे है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. एडिशन ऑफ टू वेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो एडिशन ऑफ टू वेक्टर में एक वेक्टर अगर हम कंसीडर कर लें, एक वेक्टर है हमारे पास ए और एक दूसरा वेक्टर ऐसे कहीं बी. तो इन दोनों वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे और कैसे इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, रिजल्टेंट क्या आएगा. जैसे ऐड करने के लिए देखो तरीका ये होता है, एक वेक्टर हो गया ए, इसका जो एरो है ए का एरो देख रहे हो. अब अगर एडिशन है तो यहां पर दूसरे वेक्टर को ला करके उसका टेल देखो, ये है आपका टेल वेक्टर का और ये एरो जहां बना हुआ है उसको हम बोलते हैं हेड. तो एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड अगर एक साथ आ रहा है तो इसका मतलब यहां एडिशन होता है. क्या होता है? एडिशन होता है वेक्टर बी. तो देखो ए का हेड और बी का टेल, हेड और टेल, तो यहाँ एडिशन होता है. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा. ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा, वेक्टर आर रिजल्टेंट. तो ए और बी दो वेक्टर को एडिशन, इसका जो एडिशन है इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे. अब अगर मैथमेटिकली देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इसका एडिशन हो जाएगा. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता रहा हूं, वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करने का तरीका. अगर सोचो इसी वेक्टर में अगर ये बोल दिया जाता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर में, अगर ये बोल दिया जाता है कि एंगल बताइए, जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या होगा, कहां से बताना है ये चीज देखो. मैग्नीट्यूड निकालने का तो सिंपल तरीका ये हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. और किसका डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड का, इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है कि वेक्टर ए से इसका डायरेक्शन क्या है. तो वेक्टर ए से रिजल्टेंट जितना एंगल बना रहा है, मान लो ये बना रहा है थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए, तो ए से एंगल ए थीटा हो जाएगा. अगर बी से पूछेगा तो बी से अगर पूछेगा तो इस रिजल्टेंट में और इस बी में जो एंगल बनेगा यहाँ पर मान लो ये फाई है. तो ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है और इस पर हम मैथमेटिकली इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे. तो ग्राफिकली कुछ ऐसा है कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो उसका एडिशन अगर दिखाना है तो एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल दोनों अटैच करें और फिर पहले वाले जहां से स्टार्ट किया वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, हेड को आगे रखते हुए, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक. तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर भाई ये दो वेक्टर था, अगर इसी दो वेक्टर में दो से ज्यादा वेक्टर आ जाए, दो से ज्यादा वेक्टर आने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे हमारे पास चार वेक्टर हैं, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर की अगर बात करो, एडिशन ऑफ ग्राफिकली समझो पहले अभी, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स. तो दो वेक्टर से ज्यादा का एडिशन किस तरह से होगा इसको समझने की कोशिश करेंगे. जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसा दिया हुआ है कुछ, ये रहा अपना वेक्टर ए हो गया और इधर है वेक्टर बी. ठीक. और ये हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर सी और इधर दिया हुआ है वेक्टर डी. इस वेक्टर का एडिशन किस तरह से होगा, इसका रिजल्टेंट किस तरह से फाइंड करेंगे, ग्राफिकली बताना है केवल. देखो कैसे, अगर हम स्टार्ट करें वेक्टर ए को, सबसे पहले अगर देखो अगर ए और बी दो वेक्टर होते, वेक्टर ए इस तरह बना दो, वेक्टर ए. ठीक. अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन दिखाना है, ए वेक्टर इसको बोल ये चार हमें वेक्टर दिए हुए हैं, इसका एडिशन ए और बी का एडिशन दिखाना है. तो वेक्टर ए इस तरह से यहां से उठाओ,
वेक्टर ए बना दिया। वेक्टर बी के साथ एडिशन दिखाना है, इसका मतलब वेक्टर बी के साथ एडिशन तो भाई कुछ ऐसा होगा, वेक्टर बी का टेल, वेक्टर ए का हेड। बात समझ आ रही है? तो ये वेक्टर बी हो गया। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट बनेगा। इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है ए बी सी डी ई, मान लो ए बी सी डी ई। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, कुछ खास बात नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझते हुए चलना है। वेक्टर ए इसके हेड के साथ वेक्टर बी का टेल, इसका रिजल्टेंट हमने बना दिया। अच्छा, दूसरा जो ए और बी हो चुका है, सी को साथ में लेके चलो। अब देखो सी कुछ ऐसा गया हुआ है, तो सी यहां से कुछ ऐसा बनाना है, सी हो गया, वेक्टर सी हो गया। अब सोचो सी और ई का एक रिजल्टेंट हो जाएगा, सी और ई का एक रिजल्टेंट होगा, कुछ ऐसा बनाओ, सी और ई का एक रिजल्टेंट हो जाएगा। देखो ये वाली लाइन। अच्छा, कैसे? एडिशन ही तो होगा ना, ये एफ हो जाएगा आपका। अरे भाई, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट हो गया ई, वेक्टर सी यहां से हमने उठाया, वेक्टर सी बनाया। अब सी और ई का एक नया रिजल्टेंट एफ आ रहा है, वेक्टर एफ आ रहा है, सी भी ड्रॉ हो गया। इसके बाद हमारे पास है डी, तो वेक्टर डी यहां से कुछ बनेगा, देखो वेक्टर डी हो जाएगा। अब फाइनली वेक्टर डी ही तो है, लास्ट 4 वेक्टर है, तो लास्ट हमारा वेक्टर डी चल रहा है। अब वेक्टर डी के साथ इसका जो रिजल्टेंट होगा, ये देखो, ये रिजल्टेंट आर बोला जाएगा। तो इस वेक्टर के एडिशन, ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, इसका एडिशन अगर आपको दिखाना है ग्राफिकली, तो कुछ इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यही नहीं, कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो इसका ये रिजल्टेंट हो जाएगा। आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इन चारों का आर रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से 2 वेक्टर हों या 2 से ज्यादा वेक्टर हों, उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आप इस तरह से शो कर सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वेक्टर में सबसे पहला डेरिवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप रिजल्टेंट फाइंड करने वाले हैं और इसी के बिहाफ पर आप डायरेक्शन फाइंड करने वाले हैं। आइए, तो ये लॉ है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोला जाता है। ये एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन का पहला पार्ट, उसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इस कॉन्सेप्ट से आपका जो रिजल्टेंट फाइंड करना हुआ, आपका डायरेक्शन फाइंड करना हुआ, इसमें जो फार्मूला हमने डिजाइन करना है अभी, उस फार्मूले के बिहाफ पर आप कोई भी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट, वो बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए किस तरह से है, सबसे पहले इस लॉ को समझने की कोशिश करें। दिस लॉ स्टेट दैट इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर का मतलब जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक, और एक वेक्टर बी है, इस तरह से अगर ये एक लाइन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो सेम ऑर्डर हुआ कि नहीं? अब सोच लो, जैसे पॉइंट है, मान लो ओ, ये पी और ये क्यू, ठीक, ओ पी क्यू, और तो इसका रिजल्टेंट की हम बात करें तो इसका रिजल्टेंट आर हो जाएगा। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। इसी डायग्राम के बिहाफ पर ये स्टेटमेंट बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इसमें लिखा गया है ना, दिस लॉ स्टेट दैट इफ 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। इस किसी ट्रायंगल का जो 2 साइड है, वो 2 साइड देखो कहाँ गया, 2 वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम ऑर्डर को। तो सेम ऑर्डर को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द ट्रायंगल। अच्छा, फिर लिखा हुआ देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड। तो तीसरी जो साइड है ट्रायंगल की, वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब ये दोनों का ऑर्डर देख रहे हो, मतलब इसका हेड इसका टेल। अब फिर क्या हुआ, इसका हेड मिल गया, तो ऑर्डर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो जो आपका रिजल्टेंट है वो रिवर्स ऑर्डर में, मींस अपोजिट ऑर्डर में है। तो ये इसकी कहानी थी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं कि 2 वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन by the 2 sides of the triangle taken in same order, and the third
then the resultant represented by the third side of the triangle taken in opposite order। तो ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, पूछा जाता है कि स्टेट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड डिराइव इट्स फार्मूला। तो इसके फार्मूले को डिराइव करना स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को लिख लें, स्टेटमेंट को मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, पॉज करके वीडियो को पॉज करके लिख लें। चलिए, अच्छा जी, चलिए एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ठीक, और ये इसका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर आर। अब सोच लो, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में अगर एंगल अल्फा है, क्या है, अल्फा, अल्फा एंगल है, और इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। कुछ नामकरण कर लेते हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया, मान लो ओ, ए हो गया पी, ए हो गया क्यू, ठीक, ओ पी क्यू, इसको मान लो आर, आर यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए एस लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, हमारा जो मेन डायग्राम है, ग्राफ है ओ पी क्यू, ये इस ट्रायंगल का है। हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट क्यों किया? राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने का एक रीजन है, वो रीजन है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बहुत आसानी से इस वैल्यू को फाइंड कर लें। तो देखो, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए होगा, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रूट ऑफ ए स्क्वायर ए आएगा, और बी का निकालें तो रूट ऑफ बी स्क्वायर बी आएगा, आर का केवल निकाले तो आर आएगा, लेकिन रिजल्टेंट फाइंड करना है, कैसे क्या करना है, ये सब देखो यहाँ पर आसानी से। ये एंगल मान लो जो बी इस लाइन से एंगल बना रही है उसको हमने थीटा मान लिया, ध्यान से समझना, ये एंगल हो गया थीटा। ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो लेंथ है ओपी की क्या है, ए है, और इस पी एस को आप एक्स मान लो और इसको हम क्यू और एस को वाई मान लेते हैं, ठीक है ना, वाई मान लेते हैं। आइए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। ओ क्यू एस में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर होता है भाई। ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ओ क्यू क्या है, आर, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से, वेक्टर आर का स्क्वायर आर ही होगा, ध्यान से ऐसे लिख ले क्या, वेक्टर आर का स्क्वायर है ना। ओ एस क्या है, ओ एस को मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं। ओ एस को लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एस ऑफ होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से समझना, क्यू एस को क्या लिखोगे, क्यू एस क्या है, क्यू एस को क्यू एस से लिखेंगे, क्यू एस का स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी क्या है भाई, ओपी है अपना ए, ठीक है, ए वेक्टर ए प्लस पी एस क्या है, पी एस क्या है, एक्स होल स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या है, क्यू एस क्या है, वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दो। अब देखो हमें कुछ करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें x और y फाइंड हो जाएगा, तो उसके लिए हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और क्या नाम है इस ट्रायंगल का, PQS नाम है। PQS में अगर हमें x फाइंड करना है तो देखो क्या अप्लाई करें, cos थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में इसको भूल जाओ, इस ट्रायंगल में केवल बात करो PQS में थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस x, हाइपोटेनियस क्या है b, cos थीटा इज इक्वल टू बेस मतलब PS अपॉन हाइपोटेनियस PQ। तो PS क्या है x डिवाइड बाई PQ क्या है
बी, है कि नहीं? तो x इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b cos थीटा हो जाएगा, b cos थीटा हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद क्या बात कर सकते हैं, साइन थीटा, y भी फाइंड करना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स QS डिवाइड बाई हाइपोटेनियस PQ, PQ। तो QS की वैल्यू y डिवाइड बाई B, तो यहां से y इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू B साइन थीटा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। तो y इज इक्वल टू B साइन थीटा, x इज इक्वल टू B cos थीटा, हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है। तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में चलें, ये फर्स्ट इक्वेशन में, अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से समझते हुए सारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए को ए रखो, ए प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड इसका लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर हो चुका है, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई क्या है, y की वैल्यू क्या आई है, b साइन थीटा, b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से r स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a प्लस बी कॉस थीटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। तो देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ मैं देख रहा हूँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो भाई बी स्क्वायर अगर कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बचा क्या, प्लस 2ab कॉस थीटा। आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर इज इक्वल टू रूट में लिख सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट फाइंड करने का सीधा फार्मूला हो जाएगा। तो किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी, आपके केस आप यहाँ बदलते रहेंगे। तो ये डेरिवेशन आप इसको कंप्लीट करें, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो ये हुआ तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। लेकिन अगर डायरेक्शन पूछा था, किसका डायरेक्शन, इसी मैग्नीट्यूड का, जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट लाइन है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा पूछा जाए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ए से एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो देखो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन के लिए क्या फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल तरीके से, सीधे फार्मूले पर बेस्ड ये भी है। देखो 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 ये गरीबी, सुदामा जी को याद है? तो देखो 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 ये गरीबी। अब यहां से एंगल फाइंड करना है फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से समझ, अल्फा निकालना है, अल्फा केवल निकालना है, लेकिन हम tan अल्फा लिख रहे हैं, क्यों, उसका रीजन है tan अल्फा इज इक्वल टू, इस पूरे ट्रायंगल में देखो, इस पूरे ट्रायंगल में देखना, tan अल्फा इज इक्वल टू, एक बार मैं लिख दे रहा हूं, परपेंडिकुलर अपना क्या है, QS डिवाइड बाई OS। भाई ये रिजल्टेंट और ये आपका बेस, इसके बीच में ही तो एंगल अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपका QS की वैल्यू कितनी, y, और OS की वैल्यू कितनी, a प्लस x। तो इंप्लाइज दैट tan अल्फा इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या, y हमने क्या निकाला था भाई, साइन थीटा।
बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस एक्स क्या निकाला था, बी कॉस थीटा। बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यहां से tan अल्फा हो जाएगा। फार्मूला तो ये बन गया हमारा, या इंप्लाइज दैट केवल अल्फा निकालना है तो क्या लिखना है, tan इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बिहाफ पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। तो देखिए स्पेशल केस में हम बात करेंगे। अब इसी पर बेस्ड स्पेशल केस मतलब किसका स्पेशल केस, r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा डिवाइड बाई b y था, तो b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस b cos थीटा। इसके स्पेशल केस क्या क्या हैं, रिजल्टेंट और डायरेक्शन के कुछ स्पेशल केस भी होंगे। क्या है वो, सबसे पहले देखो पहला केस हमने लिया है कि व्हेन टू वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब इसका एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कुछ ऐसा बनाओ, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, कितना एंगल बना रहे हैं, सोचो कितना एंगल बना रहे हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो आप और आपका फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड, समझ सकते हो, दो बंदे एक साथ मूव कर रहे हो, पार्क में गए हो, दोनों एक साथ मूव कर रहे हो और एक साथ पैर आगे बढ़ा रहे हो, हाथों में हाथ डाल के, नहीं जैसे भी घूम रहे हो, थोड़ा दूर दूर चलो, ठीक है, 1 मीटर की दूरी, कोरोना चल रहा है ना, तो 1 मीटर की दूरी पर आप दोनों पार्क में घूम रहे हो। जितना आप आगे जा रहे हो उतना आपके साथ वाला बंदा भी या बंदे भी, वो भी आगे जा रहा है। अब इसके बाद सोचो क्या एंगुलर मूवमेंट कोई हो रहा है, क्या एंगल में कोई चेंज हो रहा है, नहीं ना। जैसे अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, विजय सर ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद विजय सर के साथ पार्क में कोई और है एक्स, वो भी साथ में, दोनों इस तरह से जा रहे हैं। अब अगर विजय सर ऐसे जा रहे हैं और एक्स विजय सर को देख रहा है, अब विजय सर जैसे जा रहे हैं वैसे एज भी जा रहा है, अगर देख रहा है तो जो एंगल यहाँ पे इन दोनों के बीच में बन रहा है, क्या एंगल में कोई चेंज आया, नहीं ना। एंगल बना ही नहीं, जब दोनों एक साथ जा रहे हैं तो एंगल बना ही नहीं भाई। तो एंगल जब बना ही नहीं, तो दो बॉडी जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो एंगल क्या हो जाता है, 0। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0। अब देखो अगर थीटा 0 हो गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू 0 रखो तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1 होती है, सबको पता है कॉस 0 1 होता है। देखो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है। r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर है ना, तो r इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, a प्लस बी। सीधे किसी भी न्यूमेरिकल में अगर ऐसा आता है, बोला जाए कि दो वेक्टर हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट बताइए, रिजल्टेंट में दोनों को ऐड कर दो, मतलब एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का जिस डायरेक्शन में, दूसरा ही फोर्स उसी डायरेक्शन में 200 न्यूटन का लग रहा है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 100 प्लस 100 300, ठीक है ना। अच्छा, रिजल्टेंट हो जाएगा। डायरेक्शन की बात करो, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 0, और साइन 0 जानते हो आप, 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 0। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 0, b साइन 0 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू बी 0 डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 1 होगा, 0 डिवाइड बाई a प्लस बी। तो ये पूरा का पूरा tan अल्फा क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। मतलब रिजल्टेंट भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये पहला केस था। दूसरा केस लेते हैं हम इसमें,
देखिए दूसरा केस हमने लिया, दूसरा केस when two vectors are at right angle। तो two vectors are right angle, two vectors are right angle भाई क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर A हो गया और ये वेक्टर B हो गया, ये दोनों राइट एंगल है। एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा इसकी कहानी हमें बतानी है। समझ में तो आ रहा होगा, सिंपल सा। ये अल्फा एंगल हमें बताना है और इसका रिजल्टेंट आर बताना है। तो देखो ऐसे ही समझो, पार्क का एग्जांपल ले लो। सीधे जा रहे थे विजय सर और एक कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने आप को फील कर सकते हो, सीधे जा रहे हो और आपके सामने से या आपके बगल से कोई दूसरी डायरेक्शन 90 डिग्री बनाता हुआ जा रहा है, कोई भी इंटरेक्शन हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिजल्टेंट हमें आर बताना है। तो देखो सिंपल सा है, कोई कहानी नहीं बताते इस पे। व्हेन टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू देखो, थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, ये चीज दिमाग में रखो। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ऐसे बनाया था ना हमने, वेक्टर ए बनाया था, वेक्टर बी बनाया था। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस लाइन को आगे बढ़ाओ, ये एंगल नहीं है, ये एंगल है, इसको आगे बढ़ाएंगे सीधे, और ये बी, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी ना, वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, वैल्यू रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। देखो पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मुझे बहुत फील आता है, मजा आता है कि यार क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई भी काम करते हो आप इसमें मजा आता है तो और भी करने का मन करता है। तो किसी भी चीज को, ऐसे पढ़ाई को भी, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ो ना तो उसको फील करते हुए पढ़ो, पूरा डूब जाओ कि यार मोशन हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, ओ माय गॉड। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 90 क्या होता है, सबको पता, 0। इसका मतलब 2ab इंटू 0, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या बचा भाई, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से रिजल्टेंट फाइंड करोगे कब, जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इसके डायरेक्शन की बात कर लो, इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे। डायरेक्शन के लिए कौन सा फार्मूला है, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ कितना है, 90 है, डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा, थीटा कितना है, 90 है। तो देख लो आप, b साइन 90 कितना, 1 डिवाइड बाई a प्लस बी cos 90 कितना, 0। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, b डिवाइड बाई a, या अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b डिवाइड बाई a। तो इस तरह से आप अल्फा मतलब डायरेक्शन फाइंड करोगे और रिजल्टेंट फाइंड करोगे दूसरे केस में। और अगला केस देखो, नेक्स्ट थर्ड जो केस है इसमें लिखा हुआ कि व्हेन टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब सोचो आप एक डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रहे हो और सिंपल सा एग्जांपल लो, जैसे ट्रेन से सफर किया होगा, ट्रेन में जब बैठे, एक ट्रेन में आप बैठे हो और एक ट्रेन आपके बगल में है, ठीक है, स्टेशन पे हो, एक ट्रेन में आप बैठे हो, आपके बगल वाली ट्रेन में कोई दूसरी ट्रेन है, उसमें भी मान लो कोई आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, कोई बैठी हुई है, उसको आप देख रहे हो। आपकी ट्रेन जिस डायरेक्शन में गई वो ट्रेन दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। अब सोचो अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली गई तो क्या बन रहा है, लाइन बन रही है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, मतलब एक लाइन बन रही है, लाइन बन रही है। तो लाइन पे एंगल कितना बनेगा यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 180 डिग्री। अब ऐसे सोचो, मैं ऐसे खड़ा हूं, एक बंदा मेरे पीछे खड़ा है, दूसरी साइड में मुंह करके, मैं इधर चल दिया, वो उधर चल दिया, तो दोनों के बीच में एक लाइन बन रही है, लाइन बन रही है, तो एंगल कितना बन रहा है ना, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कैसे, ये हो गया वेक्टर ए और इधर हो गया वेक्टर बी, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, ठीक है ना।
cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है? जिसको नहीं पता वो देख लो कैसे निकालेंगे, याद नहीं करना है, कुछ समझना है। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है? निगेटिव होता है। तो cos 180 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? माइनस साइन 90 के इक्विवेलेंट आती है, जिसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो cos 180 की वैल्यू -1, वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। तो देखो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला? a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर का। तो r इज इक्वल टू रूट के बाहर वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे वहां a प्लस बी आया था, जैसे वहां a प्लस बी आया था cos 0 में, वैसे cos 180 में क्या है? a माइनस बी आया। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में रिजल्टेंट a माइनस बी हो जाएगा। तो यहां से tan अल्फा फाइंड कर लो। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा की अगर हम बात करें तो देखिए, ओह माय गॉड, क्या होगा? b sin 180 डिग्री, ठीक, डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 180 डिग्री, है ना। तो b साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? चलिए कॉस थीटा, तो ऊपर b इंटू साइन 180 जीरो हो जाएगा, डिवाइड बाई a माइनस बी आएगा, a प्लस बी इंटू -1, मतलब ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू, देखिए 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री भी हो सकता है। tan अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा, सॉरी फॉर दैट, tan अल्फा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू ये क्या आएगा? 0 डिग्री, या 180 डिग्री पर भी tan 180 डिग्री जो वैल्यू होती है, tan 0 जो होता है वही tan 180 डिग्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, tan 0 की वैल्यू tan 180 की वैल्यू सेम। चलिए अब आ जाए कुछ न्यूमेरिकल पर, प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल पर। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए वेक्टर की कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल में कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा वो चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए। ए कार इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ए कार इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ए कार इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, एक कार नॉर्थ की तरफ जा रही है, मान लो इधर चलना स्टार्ट की 20 मीटर पर सेकंड। ए कार is going towards north with a velocity 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू गो टूवर्ड साउथ, कुछ टाइम के बाद ये साउथ में जाना स्टार्ट कर दी। चलो ठीक है भाई, कुछ टाइम के बाद 20 मीटर पर सेकंड से साउथ में जाने लगी। तो कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बताइए। अब सोचो चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मान लो कि ये हमारा v1 था और ये v2 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। v2 कितना है? देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर हम एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करना। देखो जैसे मान लो कि ये अपना हो गया v1 और ये हो गया v2, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो इसको हम v2 माइनस v1 लिख रहे हैं, v2 माइनस v1, चेंज ऐसे ही निकालते हैं भाई। v2 को हमने अगर पॉजिटिव ले लिया और v1 को भी इसी डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर का एक रूल होता है कि जैसे मान लो ये वेक्टर a है और इधर है वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b लिखा जा सकता है। ये बात समझना, वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर b लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा, वेक्टर के फॉर्म से करेंगे, वेक्टर के फॉर्म से ही करना है। तो यहां पर v2 माइनस v1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको हमने अगर v1 कंसीडर किया है, इसको v2 कंसीडर किया है, तो v2 इज इक्वल टू, v2 का डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ले लिया तो v2 इज इक्वल टू माइनस v1।
या v1 इज इक्वल टू माइनस v2, हमने जो कंसीडर किया उसके बिहाफ पर, तो v2 इज इक्वल टू माइनस v1 इज इक्वल टू क्या, v1 इज इक्वल टू माइनस v2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस v2 लिख दो वेक्टर के फॉर्म में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, v2 प्लस v2, तो कितनी हो जाएगी 2v2, और वेलोसिटी कितनी है v2 की 20, आंसर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। आपको देख के लग रहा होगा कि अगर आप अपने आप को फील करो कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, नॉर्थ डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से, और फिर आप 20 मीटर पर सेकंड से साउथ में मूव करने लगे, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई 40। कैसे, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इस बात का ध्यान रखो, वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे थे 20 से और उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो वेलोसिटी की वैल्यू अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, 10 मीटर पर सेकंड से जिस डायरेक्शन में जा रहे हो और उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे आप, तो -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं। तो चेंज कितना आया, अब सोचो चेंज कितना आया। अगर एक 10 है एक -10 है, इसमें चेंज निकालना है तो 10 माइनस10 हो जाएगा, तो ये +20 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही यहाँ 20 था तो 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, टर्न होकर इस डायरेक्शन में आया तो 20 प्लस माइनस 20। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, जब यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, एक बॉल को जो हम रिबाउंड करते हैं, एक मतलब थ्रो करते हैं, और एक बॉल में थ्रो किया और उसके बाद वो वापस आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और 10 मीटर पर सेकंड से वापस आ रहा है, तो जाने वाली वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो आने वाली वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे, तो चेंज कितना आएगा 10 माइनस 10 20 मीटर पर सेकंड। ये कुछ चीज़ें हैं जो नई चीज़ें आपको मिल रही हैं क्लास 11th में, इस चीज़ों को समझना है। तो 40 मीटर पर सेकंड से किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन क्या है, साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना। चलिए हमने एक और क्वेश्चन लिया कि 2 फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। इसको वेक्टर फॉर्म में देखो ऐसे बना सकते हैं, मान लो ये 6 न्यूटन का फोर्स है और ये 8 न्यूटन का फोर्स है, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट हमें बताना है, ठीक है ना, इसका रिजल्टेंट बताना है। दोनों 90 डिग्री पे, मतलब एंगल ये देखना होता है बाहर का, ये 90 डिग्री बना रहा है, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो हमें बताना क्या है, देखो सेम फार्मूला यूज करें, केस अगर अपने दिमाग में नहीं है ना तो कोई बात नहीं, सीधा फार्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, केस भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसे अगर करो फार्मूले से, एक बार मैं बता रहा हूँ, r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। a कितना, a की जगह कितना है 6 न्यूटन, b की जगह कितना है 8 न्यूटन, ठीक है ना। तो a की जगह 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वजह से कॉस 90 जीरो होता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अंडर रूट 6 स्क्वायर मीन 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट ऑफ 100। तो r कितना आ गया 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना आ गया हमारा 10 न्यूटन। तो कितना इसके फिर डायरेक्शन की बात किया है तो tan अल्फा लगा दो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है b साइन थीटा डिवाइड बाई a प्लस b कॉस थीटा होता है। थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, तो b इंटू साइन 90, b कितना है भाई 8 है, ठीक है ना, डिवाइड बाई a कितना है 6 प्लस 8 इंटू कॉस 90, कॉस 90 की वजह से जीरो हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू साइन 91 होगा 8 डिवाइड बाई 6 मिल रहा है, 8 डिवाइड बाई 6 को 4/3 भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो tan अल्फा आ रहा है ना आपका, tan अल्फा इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू केवल क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3। तो ये तरीका होगा आपको अल्फा फाइंड करने का, केवल अल्फा फाइंड करने का, अल्फा ही तो डायरेक्शन है, ये अल्फा है। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 है, tan अल्फा इज इक्वल टू 4 है, तो tan उस साइड ले जाओगे तो इनवर्स फॉर्म में लिखा जाता है, एंगल को हमेशा इस इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 हो गया। देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के लेक्चर का। इसमें बोला गया कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम विल बी। नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया,
इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। डिफरेंस मतलब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड। कंडीशन क्वेश्चन की यही थी, क्वेश्चन की कंडीशन हमें जानना जरूरी था। अब मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालते हैं, सबको पता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई रिजल्टेंट वेक्टर का जो निकाल रहे हो, अब इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो, होगा कि नहीं होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर का ये जो आर लिखते थे आप, आर का ही तो फार्मूला है, और यहाँ पर ये माइनस में है, ए माइनस बी। तो देखो केस के बिहाफ पर हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बी कैंसिल, तो 2ab cos थीटा और माइनस 2ab इधर लो तो प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा है, 0। तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4ab मीन 0। और cos थीटा 0 कब होता है? cos 0 कब होता है? तो cos थीटा 0 कब होता है? cos 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या है? ओह माय गॉड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तो सारे टॉपिक्स को आप कवर करते हुए चलें। अब अगले लेक्चर में बात करते हैं, लेक्चर 3। उसके में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का, और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।